हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्जर और एक्विजिशन है क्या? ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पे जो कि बिजनेस में होते हैं, और ये बेसिकली ओनरशिप को चेंज कर देता है और उनकी पोजीशन जो मार्केट में है वो कंसोलिडेट कर देता है। जैसे आप पहले मार्केट में कंपनी ए के नाम से जाने जाते थे, आपका मार्केट में कंपनी बी के नाम से जाना जाता था। अगर आपने मर्जर या एक्विजिशन का वर्क किया, मतलब मर्जर या एक्विजिशन में आप आए, तो उस केस में आपका मार्केट में कंसोलिडेशन हो गया। अब मार्केट ए, मतलब मार्केट में कंपनी ए कंपनी बी की अपनी अलग एग्जिस्टेंस जो थी, सेपरेट एग्जिस्टेंस, वो चेंज हो जाने वाली है। उनकी ओनरशिप चेंज हो जाने वाली है, एग्जिस्टेंस चेंज हो जाने वाली है। सो बेसिकली पूरा जो मार्केट कैप था आपका, मार्केट में जो पोजीशंस थी, अब आप दोनों मिल के होके वो कंसोलिडेट हो जाएगी। तो बेसिकली मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है, ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर ही आते हैं। जैसे जहाँ पे हम बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, एसेट्स को रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो वैसे यहाँ पे हम ओनरशिप को रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ पे मर्जर हो या एक्विजिशन हो, बेसिकली पूरी ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग होती है। तो कभी ये होता क्यों इस तरह के ट्रांजेक्शन? इस तरह के ट्रांजेक्शन बेसिकली किए जाते हैं मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, डोमिनेंट रोल प्ले करने के लिए मार्केट में। तो इस तरह से कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मर्जर और एक्विजिशन चीज़ें होती हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये आखिर मर्जर क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है और कितने फॉर्म में ये होते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर बात करें मर्जर की, तो मर्जर का जो लीगल डेफिनेशन कही गई है वो क्या कही गई है कि मर्जर में क्या ज़रूरत होती है? कंसोलिडेशन की। किस चीज़ की कंसोलिडेशन की? टू कंपनीज़ की। तो जब दो कंपनीज कंसोलिडेट होकर एक सिंगल एंटिटी में रह जाती हैं और एक नई ओनरशिप के साथ और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के साथ, तो हम उसे क्या कहते हैं? मर्जर कहते हैं, राइट। तो इन्होंने कहा कि अगर दो एंटिटीज़ हैं, दो कंपनीज़ हैं, और वो दोनों आपस में मिल जाती हैं और एक एंटिटी दिखने लगती है, जो दो की अलग एग्जिस्टेंस थी अब वो एक एंटिटी दिख रही है। ये जो एक सिंगल एंटिटी दिख रही है, सिंगल कंपनी आपको जो दिख रही है, वो एक नई ओनरशिप के साथ है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल नया है, और उस तरह से जो चीज़, ये जो नई फ्रेम हुई, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? इसको फ्रेम करने का पूरा मर्जर कहलाता है। तो ये इनका लीगल मीनिंग हो गया। सो मर्जर होता क्यों है? तो जनरली मर्जर कंपनीज इसलिए करती हैं क्योंकि वो अपनी जो मार्केट में पहुंच है ना, उसको बढ़ाना चाहती हैं। मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए, मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने का मतलब ये हो गया कि जैसे पहले मेरी कस्टमर्स पूरे मार्केट में 20% के थे, और कंपनी बी थी, उसके मार्केट में जो मार्केट के कंज्यूमर्स थे वो मान लीजिए 20% के थे। तो अब हम मिल के मार्केट में पूरा 50% बनाएंगे। तो हमारी जब अगर हम कंसोलिडेट हो जाएंगे ए और बी कंपनी, तो अब इनकी मार्केट में शेयर कितने की रहेगी? इनके कंज्यूमर कितने के होंगे? 50% कंज्यूमर मार्केट के तो सिर्फ इन्हीं के होंगे। तो मतलब मार्केट में अपनी पोजीशन, अपने शेयर्स, इन सबको बनाने के लिए, अपनी सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए और अलग अलग एरियाज़ में दिखाने के लिए, इन सब पर्पज़ से मर्जर किया जाता है, राइट। तो ये जो मर्जर होता है, ये ठीक है, मर्जर करने से ये चीज़ें होती हैं, पर बेसिकली मर्जर करने के पीछे हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये जो दो बिजनेस या दो कंपनीज ट्राई कर देती हैं एक होने की, या एक नई एंटिटी फ्रेम हो रही होती है, वो बेसिकली ये इसलिए एक हो रही होती हैं क्योंकि वो क्या अचीव करना चाहती है? सिनर्जी अचीव करना चाहती हैं। और सिनर्जी मतलब क्या? सिनर्जी का बहुत सिंपल मीनिंग आप ये समझिएगा, एक ऐसा फ़ायदा जो अकेले अकेले आपको नहीं मिल रहा था, आप एक ऐसे फ़ायदे के लिए जाना चाहती हैं जब आप, जो फ़ायदा आपको अकेले अचीव नहीं हो रहा था, जब दोनों कंपनियां कंबाइंड हो गई, तो जो फ़ायदा, जो प्रॉफिट या जो गेन, ये जो चीज़ें वो पा रही हैं, वो सिंगल एंटिटी होते हुए वो नहीं अचीव कर पा रहे थे। सो सिनर्जी इज़ व्हाट? वेयर द होल, मतलब जो नई कंपनी इज़ अ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब पहले जो आप अलग अलग सेपरेट एंटिटीज़ में थे, वो सेपरेट एंटिटीज़ की उतनी वैल्यू नहीं थी, जब आप मर्ज कर जाते हो और जो नई फ्रेम होती है उसकी जो वैल्यू होती है। तो बेसिकली सिनर्जी को कहा ही ऐसे जाता है कि 2 + 2 4 नहीं होगा, 2 + 2 5 हो जाए, है ना। मतलब 1 + 1 2 नहीं, 1 + 1 3 हो जाए। मतलब जो आपको दिख रहा है, दोनों को ऐड करने से उतना ही बेनिफिट नहीं आएगा, दोनों को ऐड करने से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाए, दैट इज़ द सिनर्जी। जो एक्स्ट्रा आपने अचीव किया ना दोनों के कंबाइंड होने से, वो सिनर्जी होती है। तो ये एक तरीके से क्या होता है, एक तालमेल, एक चीज़ जो आप बिठा रहे हो और जिससे आपको फ़ायदे मिल रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको कई टर्म्स होते हैं जिसके लिए मैं बहुत ही क्लियर कर दूं। देखिए, मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन, टेक ओवर, है ना, कंसोलिडेट होना, कंसोलिडेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन।
तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, है ना, आईसीआई, क्योंकि जो भी टर्म्स हैं आपके, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उन पे कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अगर ये कंपनीज़ हैं तो कंपनीज़ एक्ट एप्लीकेबल होता है, कंपनीज़ वगैरह आपको टैक्स देना होता है तो इनकम टैक्स एक्ट होता है ना। यही सारे कुछ एक्ट होते हैं जो आप पे एप्लीकेबल होते हैं, करेक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं के साथ इन सब जो टर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं या इनकम टैक्स एक्ट हैं, तो इनकी आप अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, और ये सब कौन कराता है? आपका आईसीआई के थ्रू होता है। तो मतलब उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपके जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों से फ्रेम होती है, सेबी वगैरह यही सब चीज़ों से फ्रेम होती है। तो बेसिकली ये जो मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन, सारी जो बातें कही गई हैं, तो आप ये जानिए कि जो आईसीआई है वो क्या कहती है। आईसीआई ने क्या कहा कि देखिए, दो चीज़ होती है। एक होता है, उसके लिए उन्होंने बाकायदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, AS 14। उसमें उन्होंने कहा देखिए, दो चीज़ है, एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो मतलब क्या हो गया, जब दो कंपनीज मिल के एक नई कंपनी फ्रेम करती हैं तो उसको हम अमलगमेशन कहते हैं। तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर मतलब क्या हो गया कि दोनों कंपनीज मिल रही हैं, एक नई कंपनी फ्रेम हो रही है, पर ये जो दोनों कंपनीज हैं उनका पार्ट, उनकी ओनरशिप, उनके एसेट्स, सब कुछ इस नई कंपनी में आ रहे होते हैं, राइट। तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये नेचर ऑफ मर्जर है या नेचर ऑफ परचेज है। तो बेसिकली मर्जर को समझना है तो आप अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर इस तरह से समझ सकती हैं कि जब दो कंपनीज मिलके एक नई कंपनी फ्रेम कर रही है, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, अब मिलके कंपनी एक्स एंड वाई बन गए, तो ये क्या हो गया, आपका मर्जर हो जाता है, राइट। तो इस हिसाब से इस चीज़ को समझेंगे। अब हम बात करते हैं, तो इसी चीज़ में कहा गया कि मर्जर क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ टू एंटिटीज़ इनटू वन। तो जब दो की जो आइडेंटिफिकेशन थी, जो उनकी यूनिकनेस थी, वो कंबाइंड होके अब किस में हो गई, सिर्फ एक एंटिटी में बन गई, तो वो क्या कहलाता है, आपका मर्जर कहलाता है। वही बात अगर एक्विजिशन की करें तो देखिए, एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना। अब एक्वायर करना मतलब, अब एक्वायर, अब या टेक ओवर आप कह लो, एक्वायर कर लो, तो ये जनरली फ्रेंडली नेचर का भी होता है, हॉस्टाइल नेचर का भी होता है। बट बेसिकली एक्विजिशन कहा जाता है कि एक वीक कंपनी होगी, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, तभी तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक रिच कंपनी एक वीक कंपनी को एक्वायर करेगी, है ना, एब्जॉर्ब करेगी, मतलब डोमिनेंट रोल प्ले किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक्विजिशन में ना हॉस्टाइल नेचर ज़्यादा आ जाता है, टेक ओवर करने का नेचर ज़्यादा रहता है। वहीं जब बात मर्जर की जाती है तो मर्जर में कंसेंट का होना ज़रूरी है। अगर दो लोग मिलके एक नई कंपनी बना रहे हैं, दो कंपनीज मिल रही हैं, दो एंटिटीज़ मिल रही हैं और एक नया फ्रेमवर्क सेटअप हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, दोनों की कंसेंट है वहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मर्जर और एक्विजिशन को बाइफरकेट करने के लिए। तो एक्विजिशन इन्वॉल्व्स वन एंटिटी बाइंग आउट अनदर एंड एब्जॉर्बिंग द सेम। तो यहाँ पे एक्विजिशन, एक्वायर करना मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, एक ने जो ज़्यादा पावरफुल है उसने दूसरे को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर खींच लिया। तो अगर एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हो गया, तो जो पहले जिस चीज़ को आपने एब्जॉर्ब किया उसकी एग्जिस्टेंस खत्म, अब वो वहाँ रहा ही नहीं। तो बट ऑब्वियस सी बात है, एक्विजिशन जब परफॉर्म होता है, एक्विजिशन की चीज़ जब होती है, तो जो दूसरी एंटिटी होती है ना, उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब मान लीजिए कंपनी ए और कंपनी बी है, कंपनी ए ने कंपनी बी को अगर एक्वायर कर लिया तो आज से कंपनी बी की पहचान खत्म। कंपनी बी कौन है किसी को आइडिया नहीं, सिर्फ एक एग्जिस्टेंस में रहेगी, दैट इज़ कंपनी ए। तो जो पावरफुल होता है, जो स्ट्रांग होता है ना, वो एग्जिस्टेंस में रह जाता है एक्विजिशन के केस में। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं टेक ओवर या हॉस्टाइल का नेचर माना जाता है कि ये एक को टेक ओवर कर ले रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है, एक्वायर कर ले रही है, पूरी तरीके से खरीद ले रही है। तो जब जिस चीज़ को एक्वायर कर ले उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई। जबकि मर्जर में इस तरह से एग्जिस्टेंस बिल्कुल नल नहीं हो जाती, बल्कि एक्स और वाई थे तो एक्स एंड वाई हो गए अब ना, एक्स वाई एक करके एक नई कंपनी बन गई, लेकिन दोनों के नाम दिख रहे हैं। जैसे हीरो और होंडा, हीरो होंडा पहले थी, तो हीरो होंडा दोनों के नाम दिख रहे हैं, ये मर्जर है। अब बाद में हीरो अलग हो गई, होंडा हो गई, ये मर्जर हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि दोनों के नाम, दोनों की एग्जिस्टेंस दिखती है ना, वो मर्जर हो गया, दोनों की कंसेंट है। सो इन इंडिया लीगल सेंस मर्जर इज़ नोन एज अमलगमेशन। तो लीगली मर्जर को ही अमलगमेशन कहते हैं। और अमलगमेशन की जो एक्चुअल चीज़ है वो क्या कही जाती है कि जब दो एंटिटी मर्ज होकर एक नई कंपनी फ्रेम कर दें तो उसी को अमलगमेशन कहते हैं।
पर जब आप बहुत आगे स्टडीज़ करेंगे ना तो इस अमलगमेशन और मर्जर को भी बाइफरकेट कर दिया जाता है। और वहाँ कहा जाता है मर्जर मतलब जब दो कंपनी मर्ज हुई और एग्जिस्टेंस में दोनों ही हैं, मतलब दोनों में से किसी की एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं हुई, दोनों एग्जिस्टेंस में और दोनों को पहचाना जा सकता है कि दो ये कंपनियाँ थी जो मिल के एक हुई हैं, तो दोनों की अपनी अपनी एंटिटी जो सेपरेट एंटिटी थी वो सेपरेट नहीं रहेगी, लेकिन दोनों कंबाइंड फॉर्म में दिखती हैं, वो मर्जर होता है। लेकिन अमलगमेशन में क्या होता है, दोनों मिल जाती हैं और एक नए नाम से आ जाती हैं, है ना। लाइक ए कंपनी थी और बी कंपनी थी, दोनों मिल के कंपनी एक्स बन गई, तो ये अमलगमेशन बन जाता था। और मर्जर क्या हो गया, कंपनी ए कंपनी बी थी, अब आज से ये कंपनी ए बी कंपनी बन गई, तो ये मर्जर हो जाता था। तो इस तरह से है। लेकिन लीगल सेंस में, क्योंकि देखिए आपका ICAI और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो अपना अलग अमलगमेशन और मर्जर को बाइफरकेट कर रही होती है AS 14 के हिसाब से, तो ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आप इतना समझिए कि मर्जर ही अमलगमेशन के फॉर्म में कहा जाता है। सो अमलगमेशन कैन बी बाय मर्जर ऑफ कंपनीज विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उनके प्रोविजन के हिसाब से कंपनीज का जो मर्जर होता है वो अमलगमेशन के थ्रू किया जा सकता है। मतलब हम दो कंपनीज को मिला के एक नई कंपनी फ्रेम कर सकते हैं, या दोनों कंपनी को इस तरह से फ्रेम करें कि दोनों ही दिखें, लेकिन दोनों एक नए नाम से दिखें। अब ना कंपनी A अकेले है ना कंपनी B अकेले है, अब ये नए नाम से कंपनी AB है ना, तो एक नया चीज़ फॉर्म हो जाता है, तो दैट इज़ मर्जर। सो वेयर एज एक्विजिशन थ्रू द टेक ओवर, वहीं एक्विजिशन में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एक्वायर किया जाता है, तो वो किसके थ्रू होता है, टेक ओवर करने के थ्रू होता है। बट ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रांग होगी, जो पावरफुल होगी, फाइनेंशियली कैपेबल होगी, वो दूसरे को क्या करती है, टेक ओवर कर लेती है, क्योंकि एक्विजिशन में एक की एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है। तो कोई कंपनी अगर चल रही थी और वो क्यों चाहेगी कि उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसका मतलब वो लॉस मेकिंग कंपनी होगी। अब उसको लग रहा है कि उसको फ़ायदा नहीं हो सकता है, इसीलिए किसी कंपनी में मिल जाना चाह रही होगी, है ना, एकदम से अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म करना चाह रही होगी। तो एक्विजिशन में स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट बहुत रहता है ना, टेक ओवर होता है। तो टेक ओवर्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू टेक ओवर्स को रेगुलेट किया जाता है, जितने भी लिस्टेड वगैरह होती हैं। सो मर्जर एंड एक्विजिशन डेज फॉल्स अंडर द कंपनीज एक्ट, ये दोनों ही जो होते हैं बोथ आर फॉल्स अंडर कंपनीज एक्ट, दोनों ही कंपनीज एक्ट के थ्रू रन होते हैं, उन्हीं के अंडर आते हैं मर्जर और एक्विजिशन। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, मर्जर मतलब कंसेंट का होना, एक्विजिशन का कंसेंट का नहीं होना। स्ट्रॉन्ग वाले ने दूसरे को टेक ओवर कर लिया और पूरी तरीके से कंबाइंड कर लिया, इस हिसाब से काम होता है। So an acquisition is when both the acquired companies are still left standing as a separate entity at the end of the transaction. So acquisition में जब acquiring हो जाती है तो वो कंपनीज, जो पहले कंपनीज थी वो कंपनीज नहीं रह जाती हैं। एक एक्वायर होने के बाद दूसरी कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया, तो अब एक कंपनी की एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उनकी जो सेपरेट एंटिटीज़ थी एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन वो नहीं रह जाती हैं, पहले जो थी वो अब नहीं रह जाएगी। सो एक्विजिशन इज द लीगल डिसोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द कंपनीज। तो एक्विजिशन में एक कंपनी का लीगल डिसोल्यूशन हो जाता है, एक कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और मर्जर इज द नेचर ऑफ अमलगमेशन डिसॉल्व बोथ द पार्टीज एंड क्रिएट्स न्यू वन। वहीं मर्जर में क्या हो जाएगा, दोनों पार्टीज खत्म होकर एक नई पार्टीज फ्रेम करती हैं, राइट। सो अब देखते हैं हम फॉर्म्स ऑफ मर्जर। मर्जर कितने फॉर्म के होते हैं, तो हम मर्जर कितने तरीके से करेंगे। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या हो गया, द टू कंपनीज विच हैव मर्ज्ड आर इन द सेम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सेम और कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन, तो मतलब क्या हो गया कि जब सेम इंडस्ट्री में आप बिलोंग कर रहे हो, सेम तरह की कंपनीज हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप मर्ज हो जा रहे हो। तो सेम इंडस्ट्रीज में बिलोंग होने वाली कंपनीज जो सेम तरह का प्रोडक्ट बना रही हों या एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हों, वो लोग मर्ज हो जाते हैं, तो हम उस तरह के मर्जर को हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब शू कंपनी मर्ज हो रही है दूसरी शू कंपनी के थ्रू, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मर्जर हो गया। दोनों का नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, दोनों की कंपनी सेम है, मतलब प्रोसेस वाइज किसी भी फैक्टर प्रोडक्शन के जैसे किसी भी तरीके से वो सेम थी और एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग कर रही थी, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। नेक्स्ट है वर्टिकल मर्जर। अब वर्टिकल मर्जर क्या होता है, देखिए एक स्टैंडिंग लाइन ना, तो वर्टिकल मर्जर क्या होता है, तो जब दो कंपनीज क्या करती हैं, दैट है बायर एंड सेलर रिलेशनशिप कम टुगेदर। तो जो पहले बायर और सेलर की रिलेशनशिप में थी अब वो मर्ज हो रही होती हैं। ऐसा बायर और सेलर का रिलेशनशिप कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर
किससे परचेज करेगा रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर परचेज करेगा सप्लायर से रॉ मटेरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, सप्लायर उसके लिए सेलर हो गया और मैन्युफैक्चरर कौन बन गया, बायर बन गया। तो कहा क्या जा रहा है कि वर्टिकल में बायर और सेलर का रिलेशनशिप जिन कंपनीज के बीच में होता है वो एक साथ हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में मर्जर हो रहा हो, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में मर्जर हो रहा हो, बेसिकली जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका है ना, मतलब होलसेलर, सप्लाई, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, ये लोग आपस में मर्ज होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मर्जर कहते हैं। लाइक कॉटन सप्लायर मर्ज विद द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कॉटन का सप्लायर था वो किसके थ्रू मर्जर हो गए, एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू। तो जो पहले बायर और सेलर के रिलेशनशिप में थे अब वो क्या हो गए, मर्ज होके एक बन गए, राइट। तो ये हम कहते हैं वर्टिकल मर्जर। नेक्स्ट होता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। तो ये कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर क्या होता है, तो इन्वॉल्व्स फर्म इंगेज्ड इन अनरिलेटेड टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो जब कंपनीज जो मर्ज हो रही हैं वो एक ऐसे बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करें जो बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म इज़ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करती हैं, दोनों का नेचर ऑफ बिजनेस अलग है और वर्किंग अलग है और उसके बाद वो मर्ज हो रही हैं। तो इस तरह को हम कॉन्ग्लोमेरेट मर्ज कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र की जो कंपनी है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू मर्जर हो रही है, तो बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग कर रहे हैं और दोनों क्या हो जा रहे हैं, मर्ज हो जा रहे हैं। तो इस तरह के मर्जर को हम कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कहते हैं, मतलब आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। वहीं कॉन्जेनरिक मर्जर क्या होता है कि मर्जर ऑफ टू कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेम इंडस्ट्री बट ऑफर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉन्जेनरिक में क्या होगा, आप सेम इंडस्ट्रीज को बिलोंग तो कर रहे हैं लेकिन आप किसी मतलब एक ही सेम प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो, तो उस तरह से मर्ज नहीं हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस एक दूसरे से या आपका प्रोडक्ट जो एक ही लाइन के प्रोडक्ट में अलग अलग प्रोडक्ट जो होते हैं आप उनको कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो और मर्ज हो रहे हो। जैसे मेट्रो सिटी कॉर्पोरेशन जो कि एक बैंक है, क्रेडिट सर्विस देती है, वो एक ट्रैवलर्स ग्रुप से मर्ज हो रही है। अब ट्रैवलर ग्रुप्स क्या हो गया, इंश्योरेंस और ब्रोकरेज सर्विसेज देता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो है इंडस्ट्री तो सेम है कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट, लेकिन एक क्या है बैंक्स वगैरह करती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह देती है, और दूसरा इंश्योरेंस और ब्रोकरेज का काम देती है। तो ये किसी न किसी एक प्रोसेस पे एक दूसरे से लिंकअप हैं बट पूरी तरीके से सेम लेवल और प्रोडक्शन पे खड़े नहीं हैं। जैसे शूज़ कंपनी और शूज़ कंपनी मर्ज हो रहे थे तो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे खड़े थे, वो भी शू मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भी शू मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन यहाँ पे किसी न किसी प्रोसेस से किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मतलब इंडस्ट्री सेम है लेकिन सेम प्रोडक्ट में नहीं है, या मैं कहूँ कि सेम प्रोसेस पे नहीं है, इस हिसाब से वो मर्ज हो रहा है, तो वो कॉन्जेनरिक मर्जर हो गया। तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ मर्जर आपने पढ़ा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्जेनरिक, राइट। ये इसके फॉर्म ऑफ मर्जर हो गए। अब हम बात करते हैं सिनर्जी बेनिफिट्स की। सिनर्जी क्या होता है, तो देखिए हमने पहले ही बताया, सिनर्जी मतलब वो तालमेल, जैसे ना बेनिफिट्स, फ़ायदा मिलना। सो इट इज़ द इंक्रीज इन परफॉर्मेंस ऑफ द कंबाइंड फर्म ओवर व्हाट द टू फर्म्स आर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एज इंडिपेंडेंट फर्म। तो देखिए जब वो अकेले अगर इस तरह से बहुत सिंप्लीफाई इसको किया जाए तो सिंपल समझिए, जब जो मर्जर में आ रही हैं, जो एक्विजिशन में कंपनीज आ रही हैं, जब वो इंडिविजुअल लेवल पे थी, सेपरेट एंटिटी थी, तो सेपरेट एंटिटी पर जो उनकी वैल्यू थी कंबाइंड होने के बाद वो वैल्यू उतने में ही एग्रीगेट टोटल नहीं हो रही, उससे एडिशनल उनको मिल रहा है, राइट। 2+2 मतलब 2 मेरा बेनिफिट था, 2 आपका था, तो अब 2 मिल गए हैं, तो 4 का बेनिफिट हमारा टोटल का नहीं हुआ, अब वो 4.5 का हो गया, 5 का हो गया। तो जो एक्स्ट्रा दोनों के मर्ज होने की वजह से हुआ ना, एक्स्ट्रा दोनों की वर्थ को टोटल करना नहीं, दोनों की वैल्यू को टोटल करना नहीं, उन दोनों की वैल्यू को टोटल करने के बाद भी जो एक्स्ट्रा आपको मिल गया, दैट इज सिनर्जी। तो कंबाइंड वैल्यू जो हो वो इतनी एक्स्ट्रा है कि जो आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू के टोटल को मैच नहीं कर रही हो, या आपकी जो सेपरेट एंटिटी थी उस सिनेरियो में वो प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा हो, उसको हम कहते हैं सिनर्जी, राइट। तो इन अदर वर्ड्स द कंबाइंड वैल्यू ऑफ 2 फर्म्स और कंपनी शैल बी मोर देन देयर इंडिविजुअल वैल्यूज। तो इंडिविजुअल वैल्यूज जो थी उनकी, उससे ज़्यादा उनकी कंबाइंड वैल्यू। अब इंडिविजुअल वैल्यूज दो थी, अब दो थी, एक साथ हुई तो 4 ही होंगी, तो इंडिविजुअल वैल्यू तो सेम ही रही ना, फिर नहीं, इंडिविजुअल वैल्यू कंबाइंड होने के बाद उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर 2 4 नहीं हो, 2 5 हो गई, तो इसका मतलब अब इनकी इंडिविजुअल वैल्यू जो 2 थी अब वो उससे ज़्यादा हो चुकी है ना, 2.25 हो गई है, तो मतलब इंडिविजुअल वैल्यू बढ़ गई है, तो उसको हम कहते हैं सिनर्जी का होना। सो एग्जांपल लेते हैं कि अगर कंपनी ए और कंपनी बी है
तो कंपनी ए की जो वर्थ थी वो $300 मिलियन की थी और कंपनी बी की वर्थ थी $100 मिलियन की। अब जब वो अकेले अकेले थी, ठीक है, जब वो कंबाइंड हो गई मर्जर एक्विजिशन में से, दोनों में से किसी भी ट्रांजेक्शन के थ्रू आप मानिए, जब वो कंबाइंड हो गई तो इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 300 प्लस 100 400 होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों के मर्ज होने के बाद एक्वाइजिशन के थ्रू या मर्जर के थ्रू इनकी जो कंबाइंड वैल्यू निकल के आई वो कितने की निकली? $450 मिलियन की निकल के आई। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल वर्थ से ज़्यादा निकल गई, तो इनको जो एक्स्ट्रा निकली दैट इज़ व्हाट? $50 मिलियन। ये $50 मिलियन क्या बन गई? सिनर्जी। तो इंडिविजुअल पे जो आपकी वैल्यू है उससे ज़्यादा कंबाइंड होने पे वैल्यू जो होती है आपकी, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे ही आपकी कंबाइंड होने के बाद जब वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं सिनर्जी, राइट। अब हम और देखिए सिनर्जी में आपको एक चीज़ और बता दूं, सिनर्जी बेसिकली 3 तरीके से होती है, मतलब किस तरह की बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो या तो आप कॉस्ट में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा रहे हो, या आप रेवेन्यू में कमा रहे हो, या फिनेंशियल सर्विसेज में कमा रहे हो। मतलब कॉस्ट सिनर्जी, रेवेन्यू सिनर्जी या फिनेंशियल सर्विसेज सिनर्जी। फाइनेंशियल सर्विसेज सिनर्जी का क्या मतलब हो गया? फाइनेंशियल सर्विसेज सिनर्जी का मतलब हो गया कि अब ये जो बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, जो इंडिविजुअल लेवल से ज़्यादा आपको हो रहा है, ये बेनिफिट टैक्स में रिबेट की वजह से हो रहा है, लोन एक्स्ट्रा मिल जा रहा है आपको, है ना, डेप्ट में आपको मिल रही है आपको एक्स्ट्रा, या फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपको कम हो जा रहा है। मतलब इस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज में या कैपिटल की कलेक्शन आपको ईजी हो जा रही है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल रहा है उसको हम फाइनेंशियल सिनर्जी कहते हैं। वहीं कॉस्ट सिनर्जी जब कॉस्ट में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है, मतलब आप कंबाइंड हुए और उस कंबाइंड होने की वजह से आपका कॉस्ट रिड्यूस हो गया, तो ये कॉस्ट का बेनिफिट हो गया, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल गया। वैसे आपकी कॉस्ट अलग अलग थी, कंबाइंड होने के बाद टोटल उतनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, उससे भी ज़्यादा रिड्यूस हो गई, तो ये आप फायदा हो गया, तो दैट इज़ कॉस्ट सिनर्जी। वहीं रेवेन्यू सिनर्जी क्या हो जाएगा? जब जितना उम्मीद था, जितना सेल की उम्मीद थी, जितनी रेवेन्यू की उम्मीद थी, उससे कई गुना ज़्यादा आपको रेवेन्यू हुई, तो रेवेन्यू सिनर्जी। तो बेसिकली सिनर्जी 3 ही फॉर्म में हो सकती है, रेवेन्यू, कॉस्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हम बात करते हैं डीमर्जर की। डीमर्जर क्या होता है? डीमर्जर जिसे बिल्कुल मर्जर का अपोजिट हो गया। तो डीमर्जर में क्या हो गया? जो लार्ज कंपनी है ना वो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो गए, अलग अलग कंपनी। जैसे एक कंपनी थी, अब एक कंपनी के 2 पार्ट हो गए, कंपनी ए कंपनी बी, मतलब 2 अलग अलग कंपनीज खुल गई। और पहले क्या होता था मर्जर में? क्या होता था कि 2 अलग अलग कंपनीज थी वो एक बन जा रही थी, है ना, या एक कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म ही हो जा रही थी। तो इस हिसाब से था। तो डीमर्जर मतलब क्या? जब एक कंपनी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए, राइट। तो पर्टिकुलरली एज द रिजोल्यूशन ऑफ एन अर्लियर मर्जर, तो जो पहले मर्जर हुआ उसको आप क्या कर दो? डिजोल्व कर दो, अलग अलग कर दो, अगर हुआ था तो वो क्या कहलाएगा? डीमर्जर कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हीरो एंड होंडा। देखिए पहले क्या था, हीरो अलग कंपनी है, होंडा अलग कंपनी है। तो हीरो और होंडा के नाम से एक साथ आते थे, हीरो होंडा बाइक्स वगैरह आप देखे होंगे पहले आती थी। तो मर्जर में इनका नाम क्या दिखता था? हीरो होंडा दिखता था, एक साथ हीरो होंडा दिखता था। अभी क्या हो गया? डीमर्जर हो गया। अब हीरो की अपनी आती है और होंडा की अपनी गाड़ियाँ आती हैं, है ना। तो अब ये क्या हो गया? डीमर्जर हो गया। तो इस मतलब दोनों अब वापस से अलग अलग हो गई और अपनी अपनी सेपरेट एंटिटी बन गई। पहले दोनों अलग अलग एंटिटी मर्ज हुई तो एक एंटिटी बनी, अब फिर से डीमर्ज हो गई तो दोनों की अलग अलग एंटिटी बन गई, तो दैट इज डीमर्जर। सो अ कंपनी यूजली ट्रांसफर्स वन और मोर ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स टू अनदर एंटिटी। तो डीमर्जर में क्या हो गया? अपनी ही एक अंडरटेकिंग्स, अपनी ही एक यूनिट्स को किसी और को दे दिया जाता है, मतलब एक अलग कंपनी, एक अलग यूनिट बना दी जाती है, तो उसको हम कहते हैं डीमर्जर। तो डीमर्जर कितनी तरह से होता है? तो एक होता है उसका स्पिन ऑफ, मतलब डीमर्जर किस टाइप से हो सकता है? तो एक होता है आपका स्पिन ऑफ। देखिए 3 तरीके से बेसिकली होते हैं, स्पिन ऑफ, स्प्लिट्स और इक्विटी कार्व आउट। तो स्पिन ऑफ क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो स्पिन ऑफ क्या हो गया? अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इज सेपरेटेड एंड क्रिएटेड एज अ सेपरेट फर्म। तो आपका जो बिजनेस था आप उसके किसी पार्ट को, किसी यूनिट को सेपरेट कर दे रही हैं, अलग कर दे रही हैं और उसका एक नया बिजनेस खोल दे रही हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पिन ऑफ होना, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज इन ओनरशिप एंड द सेम शेयर होल्डर्स कंटिन्यू टू द ओन न्यूली क्रिएटेड एंटिटी इन द सेम प्रोपोर्शन एज प्रीवियसली इन द ओरिजिनल फॉर्म। तो जैसे कंपनी ए थी, कंपनी ए के अंदर 2-4 यूनिट्स थी, है ना। तो कंपनी ए ने अपनी एक यूनिट्स को एक नई कंपनी बना दिया, तो ये क्या हो गया? स्पिन ऑफ हो गया, डीमर्जर हो गया। तो जो नई कंपनी बनाई तो अब वहाँ पे अगेन मैनेजमेंट होगी, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होंगे। तो कहा कि ओनरशिप तो सेम ही रहेगी, भले मैंने ही अपने की यूनिट को एक नई कंपनी बनाई ना, तो ओनरशिप, मैनेजमेंट, इक्विटी का प्रोपोर्शन सब कुछ सेम रहेगा जो ओरिजिनली आपका था। तो वो क्या कहलाता है? स्पिन ऑफ कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए कि एक कंपनी थी, उसके 2 बिजनेस थे, एक मोबाइल का था, एक मोबाइल सॉफ्टवेयर का था। तो कंपनी ए ने क्या किया? स्पिन ऑफ किया। तो मोबाइल की यूनिट को उसने क्या कर दिया? स्पिन ऑफ कर, अलग कर दिया। तो अलग कर दिया तो अब मोबाइल की कंपनी बना दी, कंपनी बी जिसका नाम रखा। तो अब 2 कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। एक कौन हो गई? कंपनी ए,
जो मोबाइल सॉफ्टवेयर पे काम करती है, और मोबाइल वाले जो यूनिट थी उसको उन्होंने कंपनी बी बना दिया, तो कंपनी बी, तो कंपनी ए एंड कंपनी बी, जो कंपनी ए थी बेसिकली वो दो पार्ट में अब डिवाइड हो गई, कंपनी ए अलग हो गई और कंपनी बी अलग हो गई, और दोनों की अब सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं स्पिन ऑफ करना, राइट। वहीं पे हम बात करते हैं स्प्लिट अप की। क्या करना, वो तो स्पिन ऑफ हो गया। अब स्प्लिट अप करना क्या होता है, तो इफ अ कंपनी स्प्लिट इट्स बिजनेस इनटू सेपरेट कंपनीज एंड द ओरिजिनल कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट देन इट इज अ स्प्लिट। तो वहाँ पे आपने देखा था कि जब कंपनी ए के ही दो सॉफ्टवेयर थे, दो ही चीज़ थी, तो उसने अपने एक यूनिट को एक नई कंपनी बना दिया, पर ओनरशिप उसकी रही। तो कंपनी ए तो थी ही थी, एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई थी, कंपनी बी, वो हमने क्या कहा, स्पिन ऑफ। लेकिन स्प्लिट में क्या होने वाला है, कंपनी अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। स्प्लिट कर देना ना, पार्ट में डिवाइड कर देना, तो जो ओरिजिनल कंपनी थी ना उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए आपके पास 4 पेजेस का बंडल है, तो अभी क्या दिख रहा है, 4 पेजेस का बंडल। तो अगर आप कहोगे कि इसे स्पिन ऑफ करिए, तो स्पिन ऑफ में क्या करेंगे, आप उसका एक पेज निकालें और एक अलग कर दिए, तो अब 2 दिख रही, एक पेज का बंडल, एक पेज का हो गया, और एक 3 पेज का बंडल, 2 अलग दिख गया। ओरिजिनल वाला 3 जो 4 था वो 3 का दिख रहा है अब, लेकिन वो है एग्जिस्टेंस में, और एक नई बन गई 1 पेज की, वो एक अलग हो गई। ये स्पिन था। स्प्लिट में क्या कर देंगे, अगर ये 4 पेज थे तो मैं चारों को अलग कंपनी बना दी, तो पेज 1 की एक कंपनी, पेज 2 की एक कंपनी, पेज 3 की कंपनी, पेज 4 की कंपनी। जो पुराने में जो ओरिजिनली थी ना बंडल 4 का, अब वो कहीं एग्जिस्टेंस में है नहीं। सो स्प्लिट में क्या होता है कि जो ओरिजिनल कंपनी थी ना, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं रह जाती है ना, और जो उसके बिजनेस थे वो अलग अलग एंटिटी बन जाती है, सेपरेट कंपनी बन जाती हैं। तो एक एग्जांपल से समझिए कि कंपनी ए का ने जो स्प्लिट किया था मोबाइल और मोबाइल सॉफ्टवेयर को, तो उसने क्या किया था, एक तो कंपनी ए थी और दूसरी नई कंपनी उसने बना दी थी कंपनी बी, है ना। तो कंपनी ए तो ओरिजिनल कंपनी एग्जिस्टेंस में थी ही, और एक नई यूनिट से उसने कंपनी बना दी थी कंपनी बी। लेकिन अगर वो वही चीज़ को स्प्लिट अप करेगा तो कैसे हो जाएगा, कंपनी ए एग्जिस्टेंस से गायब हो जाएगी। तो मोबाइल के लिए कंपनी बी बना दे रहा है और मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी सी। तो अब 2 कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में हैं, एक कंपनी बी और एक कंपनी सी, लेकिन दोनों ही कैसी है, नई सेटअप हैं जो एग्जिस्टेंस में है। जो आपकी ओरिजिनल कंपनी ए थी वो अब कहीं एग्जिस्ट में रहेगी ही नहीं। इसे हम बोलते हैं स्प्लिट अप करना, राइट। तो न्यू कंपनी ए वुड नॉट, नाउ कंपनी ए वुड नॉट एग्जिस्ट, जो ओरिजिनल कंपनी ए थी वो एग्जिस्टेंस में नहीं रह जाएगी। अब थर्ड है इक्विटी कार्व आउट। इक्विटी कार्व आउट का क्या मतलब हो गया, कार्व इन कार्व आउट मतलब बाहर करना, कार्व इन मतलब करना, अंदर लाना, है ना। तो इक्विटी कार्व आउट मतलब इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ आईपीओ। स्प्लिट कर दे रहे हैं आप, देखिए एग्जिस्टेंस से गायब होने वाली है, स्प्लिट करना है, स्पिन ऑफ नहीं, स्प्लिट हो रही है। तो स्प्लिट ऑफ आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है शेयर्स की, उसको स्प्लिट कर रहे हो, या पार्शियल स्पिन ऑफ कर रहे हो, पार्शियली आप उसको स्पिन कर रहे हो। तो ये भी क्या है, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन की एक टाइप है। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, तो इक्विटी कार्व आउट में जब कंपनी क्या करती है, अपने पूरे या कुछ इक्विटी शेयर्स को क्या करती, किसी भी एक अपनी बिजनेस यूनिट के इक्विटी शेयर्स, पूरे इक्विटी शेयर्स को या कुछ इक्विटी शेयर्स को किसी एक्सटर्नल पार्टीज़ को सेल कर देती है, एक्सटर्नल पार्टीज़ या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को, कोई इस तरह के लोगों को सेल कर देती है, तो उसे हम कहते हैं इक्विटी कार्व आउट। जैसे अभी तक आपने क्या देखा कि कंपनी जो थी उसने कंपनी ए थी, उसने ही कंपनी बी को तैयार किया, तो इक्विटी वही रही, ओनरशिप वही रही, एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई थी। लेकिन बात इक्विटी कार्व आउट की क्या कह रहे हैं कि ये जो नई कंपनी बनने वाली है ना, ये नई कंपनी किससे बन रही है, किसी नए मैनेजमेंट मतलब नए पर्सन को सेल करके बनाई जा रही है ना। तो नया उसमें इक्विटी होल्डर आने वाला है, वो किसी एक्सटर्नल पार्टीज़ को, आउटसाइडर को सेल हो रही है, तो ये हमारा इक्विटी कार्व आउट कहते हैं। तो इन दिस पेरेंट कंपनी एग्जिस्ट, जो ओरिजिनल कंपनी थी वो तो एग्जिस्ट करेगी, पर जो ओरिजिनल कंपनी है ना उसका नई जो कंपनी बनने वाली, क्योंकि नई कंपनी किसी तीसरे पर्सन को सेल करके बन रही है, तो उस तीसरे पर्सन की कंपनी में उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, कोई स्टेक नहीं रहेगा, कोई इक्विटी नहीं रहेगी। जबकि अभी तक में आपने पढ़ा कि इक्विटी रहेगी, पर अब यहाँ पे इक्विटी नहीं रहेगी, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सो इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन आउटसाइडर। तो जो आउटसाइडर है, जिस थर्ड पार्टी को आपने जिसको सेल किया, उसकी ओनरशिप, उसका कंट्रोल आ जाता है, राइट। तो इक्विटी कार्व आउट क्या होता है, स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ से डिफरेंट होता है। तो एक तो पॉइंट ये बनता है कि स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ में क्या होता है,
थर्ड पार्टी को हम सेल नहीं करते हैं, जो ओरिजिनली मैनेजमेंट है, ओरिजिनली ओनर है, उन्हीं के थ्रू ये रेगुलेट हो रही होती है स्पिन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की स्पिन एंड स्प्लिट ऑफ में जो रिजल्ट है ना वो कभी कैश का इन्फ्यूज़न नहीं, कैश नहीं आने वाली, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी को सेल करने से नई कैश आती है ना। वहाँ तुम नई बिजनेस तो बना रहे हो, नई बिजनेस बनाने की वजह से ऐसा नहीं कि तुम इक्विटी शेयर भी सेल करोगे और कैश आने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ नया बिजनेस बन जाएगा, नई कंपनी बन जाएगी, लेकिन इक्विटी कार्व आउट में आप उस कंपनी उस बिजनेस को किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दे रहे हो, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कैश आती है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इक्विटी कार्व आउट, स्प्लिट एंड स्पिन ऑफ। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मर्जर क्या होता है, सिनर्जी क्या होती है, मर्जर के टाइप्स क्या होते हैं, डीमर्जर क्या होता है, डीमर्जर के टाइप्स क्या होते हैं। सिमिलरली मैंने सिनर्जी के भी तीनों फॉर्म बता दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।